कम 5 क्लासेस हम लोगों ने की हैं, 5 शिविर किया है। शिविर का मतलब है कि हमारे यहाँ 4 घंटे की क्लास होती है। कॉमरेड सीताराम येचुरी खास करके हमारे पहले सवाल पे आकर वो हमको पढ़ाते थे। पहले जो सब्जेक्ट होता था कि भारत के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस किस्म की है और उसके अंदर कैसे वामपंथ को अपनी भूमिका अदा करनी है, ये जो विषय होता था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विस्तार से और बहुत सरल तरीके से कॉमरेड सीताराम येचुरी ने हमें राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझाया था कि कैसे अर्थव्यवस्था और राजनीति का आपस में संबंध है। इसको उन्होंने बहुत आसानी से समझाया था और उसका समाज पर कैसे संबंध, ये भी बहुत आसानी से समझाया था। और इसलिए हम उनकी कुछ बातें आपको यहाँ शेयर करना चाहते हैं। एक तो हम लोग सवाल करते थे, कॉमरेड भारत के अंदर क्रांति होगी तो क्या केवल आर्थिक क्रांति से काम चल जाएगा? तब कॉमरेड सीताराम येचुरी कहते थे नहीं, हमारे पूर्व जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने जो बात कही थी उसको दोहराते हुए कहते थे। कॉमरेड बीटीआर की लाइन को दोहराते हुए कहते थे। वो कहते थे कि भारत के अंदर सिर्फ आर्थिक गैर बराबरी नहीं है, भारत के अंदर सामाजिक गैर बराबरी भी है। यानी अभी भी भारत के अंदर आर्थिक तौर पर तो लोग बहुत परेशान हैं, उनका शोषण हो रहा है। ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना तो लोगों को जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, ना तो शिक्षा की उचित व्यवस्था है। लोगों का ज्यादा पैसा इन सब चीजों में लग रहा है। और ये जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है, इस मॉडल के खिलाफ हमें इकट्ठा होना है और एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए बात करनी है जो अर्थव्यवस्था समाज के भीतर सभी को कम से कम गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सके, सभी को स्वास्थ्य की गारंटी हो, सभी को रोजगार की गारंटी हो और सभी को कम से कम खाने पीने के लिए आजादी की गारंटी देने वाली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई आदमी अमीर और गरीब के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। हर व्यक्ति का बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ने का अधिकार हो, वो बड़ा वाला स्कूल हो चाहे छोटा वाला स्कूल हो, यानी कॉमन स्कूल हो। अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल ना हो। और इसलिए नारा आया था, मतलब है शिक्षा हो एक समान, चाहे गरीब हो चाहे धनवान। ये नारा आया था ना, सबको शिक्षा एक समान, चाहे गरीब हो चाहे धनवान। ये जो नारा आया था, ये नारे के पीछे की यही बात थी। सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके पीछे यही बात थी। तो वो बात जो कह रहे थे ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए वो जब बात करते तो कहते थे कि भारत के अंदर जो पूंजीवाद है, भारत के अंदर जो ढांचा है पूंजीवाद का, उसने क्या किया। अब वो जो हम लोग क्लास करते तो कहते देखो हुआ क्या, 1944 में आजाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान, उसी समय देश के 22 बड़े पूंजीपति घरानों ने बंबई में मीटिंग की। उस मीटिंग का क्या नाम दिया था? बॉम्बे प्लान नाम दिया। उस मीटिंग से जो बात निकल कर आई थी उसमें उसका नाम दिया था बॉम्बे प्लान। और उस प्लान के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये किया कि हमारे देश के भीतर जो सरकार आएगी आजादी के बाद, अंग्रेज जब चला जाएगा तो जो सरकार आजादी के बाद आएगी उस सरकार का पहला काम होगा कि देश के अंदर जनता के पैसे से पब्लिक सेक्टर का निर्माण करें, यानी सरकारी कारखाने खोले जाएं, स्टील के लिए कारखाने खोले जाएं, हमारी सरकारी रेलवे हो, हमारी सरकारी बैंकें हों, हमारे सरकारी जो दूसरे टेक्सटाइल्स में कपड़े के उद्योग हों, ये सारा काम हमें सरकार को पैसा लगाकर करना चाहिए। ये 1944 में कौन तय कर रहा था? हमारे देश का पूंजीपति वर्ग, जो 22 बड़े पूंजीपति वर्ग थे, घराने थे, वो इसको तय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उस समय कुल पूंजी 300 करोड़ रुपया थी, कुल 300 करोड़ रुपए थे। और अभी जो है आजादी के बाद जब सरकार बनी और सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने पहली हमने यात्रा किया, गए हम ब्रिटेन के अंदर कि भाई हमको कारखाने लगा दो हमारे यहाँ स्टील का प्लांट। तो अमेरिका ब्रिटेन ने कहा भाई हम स्टील आपको क्यों दें, वो तो हमको पहले से गुलाम बना कर रखे थे, हमारे यहाँ का संसाधन लूट कर ले जा रहे थे कच्चा माल, और वहां से हमको जो है उसको पक्का करके वापस ला रहे थे। फिर अमेरिका गए तो अमेरिका ने कहा क्या करोगे स्टील बनाकर, जितना स्टील की जरूरत है हमसे लो। तब हम गए कहाँ? रूस। और रूस में उस समय समाजवादी सरकार थी और रूस ने पहला हमारा स्टील का प्लांट खोला। आपको पता, भिलाई स्टील प्लांट रूस की मदद से खोला, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट, ये 2 स्टील प्लांट रूस के समर्थन से खोला। और रूस समर्थन क्यों खोला? क्योंकि रूस के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार थी, रूस के अंदर क्रांति हो गई थी 1917 में, समाजवादी क्रांति। और वहां पर उन्होंने हमें मदद किया और उनकी मदद के बाद भारत के अंदर इसी तरह से तमाम क्षेत्रों में सरकारी चीजों का निर्माण हुआ। लेकिन 30 साल बीतते बीतते 1950 में आजादी मिलने के बाद 1980 तक आते आते हमारे देश का ये जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके पास कुल 300 करोड़ रुपया की संपत्ति भी नहीं था,
वो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर लिया, और अब वो सरकार से कहने लगा कि भाई ऐसा करो कि जो सरकारी कारखाने बेकार हैं, यहाँ तो मजदूर काम ही नहीं करता, यहाँ ये हरदम हड़ताल ही करता रहता है, तो ऐसा करो ये कारखाने बेचो और ये कारखाने मुझे दे दो। अब यहां से शुरू हो गया निजीकरण की प्रक्रिया 1980 के बाद। आपको पता है राजीव गांधी उस समय जब आए सरकार में तो खुला शिक्षा नीति 1986 में आई। अभी जो हम लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लोग आज कह रहे हैं कि शिक्षा सबको नहीं मिल रही और बच्चे हमारे लड़ रहे हैं, लड़ इस लेवल पर रहे हैं कि लाठियां खा रहे हैं और पैलेट गन का भी इस्तेमाल हो रहा है, AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ बिहार के अंदर। लाठी खाते हुए, डंडे खाते हुए, कील लगे हुए डंडे खाते हुए हमारे छात्र लड़ रहे हैं, और हमारे छात्रों ने लड़ाई करते हुए सरकार को झुका भी दिया। लेकिन आज भी आंदोलन अभी चल रहे हैं। छात्रों कौन से सवाल पर चल रहे हैं कि स्कूल में अध्यापक नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, स्कूल में बच्चों को सफाई के लिए उनको मतलब अपने जो टॉयलेट करने के लिए इंतजाम नहीं है, प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तमाम तरह की जो सफाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं ये नहीं है। वो बच्चे अभी आकर आंदोलन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। कौन से बच्चे? इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जिलों के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, और उसे कहा कि ये जन अल्फा आंदोलन चल रहा है। नहीं कि अब ऐसी आबादी लड़ रही है जो आबादी 2012 के बाद पैदा हुई। 2012 के पहले और 1996 के बीच जो आबादी अभी लड़ रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो नौजवान लड़ रहे थे उनको जेन जी कहते हैं, जेन जेड यानी जेन जी आबादी है वो। हम लोग भी उसी आबादी के पहले, हम लोग 96 में नहीं उसके पहले के पैदा हैं, हम लोग तो और भी पीछे चले जाते हैं हम लोग। लेकिन ये जो आबादियां हैं, ये जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जो लड़ रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जो अभी नौजवान हमारे छात्र लड़ रहे हैं इंटर कॉलेजेस के अंदर, ये कौन से सवाल को लेकर लड़ रहे हैं? वही सवाल है ना कि शिक्षा के अंदर सबको समानता होनी चाहिए। शिक्षा इसके आधार पर नहीं तय होनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के बेटे बाहर पढ़ेंगे और हमारे किसान को बेटों को कांवड़ धुलवाई जाएगी। ऐसी शिक्षा तो नहीं चाहिए ना। शिक्षा तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर हमारा मंत्री का बेटा जाकर बाहर पढ़ रहा है तो हमारे किसान का, हमारे मजदूर का बेटा भी जाकर वो सरकारी स्कूल में पढ़ सके। एक ही समान व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन 1986 में जब राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति लिया, तब शिक्षा के निजीकरण की वकालत शुरू हुई। और इसी तरह से हमारे देश के भीतर हमारे रेलवे का निजीकरण होना चाहिए, हमारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, हमारे स्टील के कारखानों का निजीकरण होना चाहिए। और क्योंकि इस पूंजीपति वर्ग के पास पैसा काफी हो गया था खरीदने के लिए, सरकार के सेक्टर को खरीदने के लिए, और उन्होंने खरीदा, और सरकार ने अपनी नीति में 1992 में खास करके परिवर्तन हुआ, नई आर्थिक नीति आई। और नई आर्थिक नीति जब आई, माननीय नरसिम्हा राव जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसी समय 3 नीतियां इस देश के भीतर आई, जिसको कॉमरेड सीताराम येचुरी, मैं समझ लो उन्हीं की बात को कह रहा हूं, ऐसे हम लोगों को समझाते थे। वो कहते थे कि ये 3 नीतियां आई। एक तो निजीकरण की नीति आई, जो हमारे सरकारी कारखाने हैं इनको पूंजीपतियों ने कहा हमें दे दो। दूसरी नीति आई उदारीकरण की नीति। उन्होंने कहा कि ये जो उदारीकरण है, उदारीकरण का मतलब है उदार हो जाओ। किसके प्रति? जनता के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति नहीं, हमारे देश के पूंजीपति वर्ग के प्रति उदार हो जाओ। और पूंजीपति वर्ग के प्रति उदार होने का क्या मतलब है? सबसे पहले उनके जो टैक्स है उनको कम कर दो। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग कहते हैं आपको शिक्षा देने के लिए, सबको दवाई का इंतजाम करने के लिए पूंजीपतियों पर 30% टैक्स लगाओ ना। उस पैसे को इकट्ठा करो और उस पैसे से सरकारी स्कूल खोलो, सरकारी अस्पताल खोलो। लेकिन उसको सरकार नहीं कर रही है, बल्कि उनके टैक्स को कम करती है, माफ करती है, उदार होती है उनके प्रति। और उदार सिर्फ अपने देश के पूंजीपति वर्ग के प्रति नहीं होती है। जो दुनिया से पूंजीपति वर्ग अपना सामान लेकर आता है तो उस पर जो आयात शुल्क लगना चाहिए वो भी कम होगा। अभी क्या हुआ समझौता? अमेरिका के साथ में डील हुई, कितने % पर समझौता हुई? यानी कि वो डील भारत से वो 30% लेने की बात कर रहा है। अगर भारत का सामान अमेरिका जाएगा तो 30% उनको टैक्स देना पड़ेगा हमारी कंपनी को, तब उनकी मार्केट में जाएगा। और उनका सामान हमारे यहाँ आएगा तो 4% में आएगा। यानी उनका सामान हमारे यहाँ 4% में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उनका सामान हमारे देश के अंदर भर जाए। और ये है उदारीकरण की नीति, जिसको कॉमरेड सीताराम येचुरी कहते थे ये बहुत खतरनाक है। ये पूंजीपति वर्ग के प्रति जो उदार होने की बात कर रही है सरकार, ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? अब इसमें और एक बात, उदार के तौर पर एक बात और समझिए। अभी हमारी सरकार किसानों के कर्जे नहीं माफ करती। हम लोग किसान सभा के लोग नारा दे रहे हैं किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। कर्जे माफ किसके होते हैं? 16,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हो जाता देश के अंदर पूंजीपति वर्ग का।
और किसान का कर्जा माफ करने के लिए 21,000 करोड़ रुपया, 71,000 करोड़ रुपया वो माफ किया था, क्या कहते हैं, कांग्रेस ने। लगभग किसानों के कर्जे उस समय माफ हो गए थे, बहुत कम। और 16 हजार करोड़ रुपए, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। अगर आप गिने चाहे 500 की नोट, तो आप गिन नहीं सकते, इतनी नोट्स होती हैं। इतने पैसे सरकार माफ करती है टैक्स के। किसानों के कर्ज नहीं माफ होंगे और टैक्स जो है क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग का माफ होगा। इसी को कहते हैं उदारीकरण की नीति। तो हमारे देश में उदारीकरण की नीति नहीं चलेगी। ये नई नीति आई थी जिसको लेकर कॉमरेड सीताराम येचुरी हम लोग समझाते थे, ये है उदारीकरण की नीति। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो वैश्वीकरण की नीति है, ग्लोबलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो वैश्वीकरण की नीति है कि विदेश से सामान आने का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल अभी देखो सरकार ने क्या किया, FTA जो किया, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। अभी इसको लेकर किसान संगठन दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अभी 10 अगस्त को आपको पता है जेल भरो आंदोलन किया था और उसका पहला नारा दिया था कि FTA रद्द करो, यानी अमेरिका भारत व्यापार डील रद्द होनी चाहिए। और इस बात को जो 1992 में सरकार ने जो नीति लिया था, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज और तेजी से मोदी सरकार आगे ले जा रही है। तो एकदम तैयार हो गए, एकदम घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। आप जो कहिए ट्रम्प साहब, सो हम करने के लिए तैयार। आप कहेंगे कि रूस से तेल नहीं लेना तो नहीं लेंगे। आप कह देंगे जो क्या कहते हैं कि भाई आपके सैनिकों को हम हथकड़ी लगाकर भेज रहे हैं तो भेज दीजिए। यानी इस तरह की कभी इस तरह कोई सरकार नहीं आई जो इस तरह से अमेरिका के सामने घुटने टेकी हो। और जब वो कह देंगे कि अरे भाई भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा, अरे मोदी चुप रहो, अब चुप हो जाओ, युद्ध बंद करो, तो युद्ध भी बंद कर देंगे। ये सब तो किया ना हमारी सरकार ने। और क्यों किया, क्योंकि अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा इन नीतियों को लेकर है कि सरकार जो है उसके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर है। और सरकार में कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए वे हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उदारीकरण के स्थान पर अब भूमंडलीकरण की नीति आई है। अब वो कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर अपना माल बेचने के लिए हमें आजादी दो। और कौन सा माल आएगा, कम टैक्स में आएगा। फिर खेती में आने जा रहे हैं वो, इसके पहले खेती में नहीं आते थे, अभी खेती में आने जा रहे हैं। खेती में कहाँ आएंगे, पहले कुछ जींस में आएंगे, कपास में आएंगे। उनकी जो है कपास जो महाराष्ट्र में हम लोग पैदा करते हैं किसान, अब उनकी कपास, उनके यहाँ क्या है स्थिति, अब 1 एकड़ से लेकर 9 एकड़ का जो किसान है, कहाँ, अमेरिका में, उसको सरकार साल भर में 22 लाख रुपया सब्सिडी देती है। और हमारे देश के किसान को सरकार ये भी जो देती है, अभी जो मोदी जी ने अपने भाषण में कह दिया परसों, वहां 15 अगस्त को लाल किले से क्या बोला उन्होंने कहा कि अरे भाई हम ऐसी सरकार हैं कि 5,000 रुपए की DAP को 1350 रुपए में दे रहे हैं। हम ऐसी सरकार है भाई कि 3,000 की यूरिया को 300 रुपए में दे रहे हैं। नहीं, इसके पहले सरकारें कितना लेती थी भाई, ये भी बता दो। क्या वो ज्यादा लेती थी, क्या वो 5,000 लेती थी, क्या इसके पहले जो सरकारें थी वो 5,000 लेती थी या 3,000 लेती थी यूरिया का दाम? अरे भाई सबने किया, तो तुमने क्यों इसको तुम बड़ा बखान कर रहे हो? तुमको तो और सस्ता करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि याद रखो आने वाले वक्त में तुम्हें खाद इसी रेट में मिलने जा रही है। मोदी ने ऐलान कर दिया है, ये जान लिए। जो बात हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं किसान सभा में अपनी पार्टी से कि भैया हो सरकार जो खाद पर और बीज पर सब्सिडी देती है इसको खत्म करने जा रही है। और उसी के तहत मोदी पहले बता दे रहा है, सुना भैया अगली बार खाद तुमका 5,000 रुपया बोरी मिले तू जानत रहा, बस 2-4 साल इतना और हमका सत्ता में हो जा, उसके बाद तुम्हें 5,000 और 3,000 में मिले, चिंता ना करा। वो बता रहा है कि दया करने ना बाप, सब कुछ कंपनी के भरोसे था। ये जो आने की स्थिति है, जो अभी साथी कह रहे थे बाबूराम जी, यानी ऐसी चीजें जो हम बना सकते हैं और जो नहीं बना सकते हैं, जो बना सकते हैं वो भी आ रही है और जो नहीं बना सकते वो तो आ ही रही है। तो ये एक हमला है जिसको उन्होंने कहा था कॉमरेड सीताराम येचुरी ने, ये जो साम्राज्यवाद होता है, जो आर्थिक नीतियां होती हैं, ये वैश्वीकरण की नीतियां हैं हमारे देश के अंदर, अगर इनको लागू किया जाएगा तो देश के अंदर बाहर का सामान इतना आ जाएगा कि हमारे यहाँ का जो उत्पादन है वो बंद हो जाएगा। मोदी कितना भी नारा दे ले, आपको पता है पहली बार जब आए 2014 में तो उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, भारत में पैदा करेंगे, और क्या कहा, लोकल को ओकल बनाना, ये सारी बातें कही थी उन्होंने। लेकिन हो क्या रहा है, अभी आप पूछे मोदी जी से, मोदी जी उस दिन भाषण दे रहे तो इतना गुना, 4 गुना, 6 गुना ये सब बता रहे थे। एग्जैक्ट आंकड़ा लीजिए तो आपको नहीं बता सकते, आज एग्जैक्ट आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो सामान जो भारत के अंदर आ रहा है उसको आने के बाद 2014 में जब आपने कहा मेक इन इंडिया, बताए ना सरकार ने कितने फैक्ट्री खोले, कितने कारखाने खोले, ये बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सच बात है कि खुल ही नहीं रहे कारखाने। क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्योंकि बाहर से माल इतना ज्यादा है हमारे यहाँ, 70% दवा में चाइना की दवा आ गई है। अब आप समझिए चाइना का तिरंगा, और हनुमान जी भी चाइना के हैं,
यानी हमारे देवी देवता जो ये हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारी श्रद्धा जिसमें आस्था है, वो भी बेचारे चाइना से आते हैं। हमारे यहाँ तो बना हुआ कोई खरीदता नहीं। आपको पता है दियली जो बनती है, सरकारी दियली जो हमारा मजदूर बनाता है गाँव में, जो बनाते थे ना दीवार, दियली कौन खरीदता है? आपका सामान, आपके घर के अंदर बना हुआ सामान कोई खरीदता है? बहुत मुश्किल से कुछ लोग रखते हैं। नहीं तो लड़ियां जो आती हैं लगती हैं, कौन सी लड़ी है? चाइना की तो है, वो भी भारत की नहीं है, भारत में नहीं बनी है। कहाँ से बन के आ रही है? चाइना से बन के आ रही है। यानी देश के अंदर मार्केट में चाइना से, अमेरिका से, जर्मनी से, न्यूजीलैंड से, अब आप देखिए कि जर्मनी और न्यूजीलैंड का दूध आएगा भी इस समझौते में। और अगर जापान का दूध, वहां का, जर्मनी का और न्यूजीलैंड का दूध आता, जानते कितना है उनके यहाँ? 26 रुपया लीटर पड़ रहा, 16 रुपया लीटर, 26 से 16 रुपया लीटर पड़ेगा। अगर वो दूध भारत के अंदर आ गया और साल साल खराब नहीं होगा, वो दूध जो है उसको साइंटिफिक तरीके से केमिकल उसमें ऐसे डालेंगे, साल साल में खराब नहीं होगा, 6 महीने तक चलेगा। ये जो दूध आएगा, ये दूध जो है आपका, जब 26 रुपया लीटर ये दूध आपको मिलेगा, तो आप जो ले जाकर अभी डेयरी पर, वो दादा बैठे हैं हमारे, गाय पाल रखे हैं बेचारे, या भैंस पाल रखा है कोई भी किसान, ले जाकर डेयरी पर फैट नाप कर 65 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया, 70 रुपया, उसमें भी कहते हैं कि ये जो दूध, ये जो डेयरी वाला फैट कम नापता है ना, ये भी कहते हैं, हम शिकायत करते हैं। यानी आपको 60 रुपए तक का आपका दूध बिक रहा है ना, जब 26 रुपया लीटर आ जाएगा, आपका दूध कहाँ जाएगा? ये दूध का उद्योग भी तो बंद होने जा रहा है ना। इस समझौते में डेयरी भी शामिल है, एफटीए के अंदर, जो हम लोग जिसका विरोध कर रहे हैं, अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार डील हुई है, इसको बंद होना चाहिए। ये जो बात है जिसको कॉमरेड सीताराम येचुरी बहुत ही ठीक इसी तरह से, उन्हीं की बातें मैं आपको दोहरा रहा हूं। हम लोगों को क्लास में पढ़ाते समय कहते थे ये नीतियां हैं जो देश के भीतर आम आदमी के ऊपर पड़ने जा रही हैं। लोगों को महंगी शिक्षा मिलेगी। अभी देखिए चीनी का दाम 65 रुपया हो गया ना, है ना, अभी सीधे 20 रुपया बढ़ गया। आपको पता हो गया गैस 550 रुपया लगभग बढ़ गई ना, 450 पे पड़ती थी, 500 बढ़ गई। आपको पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पता है तेल के दाम 2 गुना तक हो गए हैं। तेल के दाम बढ़े हैं बीच में, अभी मान लो कम हुआ है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था तेल का दाम। डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते, वो तो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो हर महीने में एक आदमी के परिवार में 5,000 रुपए के आसपास की महंगाई का असर है। 5,000 रुपए हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं पिछले सालों के 10 सालों की अपेक्षा। और ये 5,000 रुपया अभी सरकार क्या करने जा रही है? अभी सरकार ने घोषणा कर दिया उत्तर प्रदेश में, भैया अगर सत्ता में आना है तो कुछ पैसा बांटना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बिहार में बांटा, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में बांटा, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में बांटा। अभी पैसा बांटने का इंतजाम कैसे करना, पैसा कहां से आएगा? तो इन्हीं से पैसा लो। 65 रुपया चीनी किससे, कौन खरीदेगा चीनी? चीनी तो हम ही आप खरीदेंगे ना, 20 रुपया ज्यादा देंगे ना दाम। गैस सिलेंडर कौन खरीदेगा? हम ही आप खरीदेंगे, 5 रुपया ज्यादा देंगे ना दाम। ये पैसा जो हम ज्यादा दे रहे हैं, इस पैसों को इकट्ठा करके वापस, वो भी जो कॉमरेड बाबूराम कह रहे थे, वापस उसी से 20,000 रुपया महिला के खाते में आएगा। अभी समूह बनाने के लिए बोल दिया ना सरकार ने, हर प्रधान लोग और हर सेक्रेटरी लोग मिलकर, रोजगार सेवक मिलकर गांव में महिलाओं का समूह बनवाएं। कोटेदार को भी कह दिया समूह बनवाओ, क्योंकि समूह जल्दी से बनाकर हमको 2 लिस्ट, उसमें नंबर दो सबका, खाता नंबर दो सबका, क्योंकि चुनाव से पहले हमको 20,000 रुपया भेजना है। लेकिन ये 20 रुपया आएगा कहां से 20,000? इसका इंतजाम सरकार ने चीनी का दाम बढ़ाकर कर लिया है। यानी आपकी ही धोती खोलकर आपके सिर में पगड़ी बांध देने का मामला है। आप नीचे से नंगे हो जाएं, ऊपर आपका जो है क्या कहते हैं, खोपड़ी में पगड़ी रहे। सरकार वही करने जा रही है। सरकार ऐसे पैसे का इंतजाम कर रही है, टैक्स नहीं ले रही उनसे, जिनसे मैं कह रहा हूं, उनसे टैक्स नहीं ले रही, बल्कि इस तरह से सरकार इंतजाम करने की बात कर रही है। ये बात कॉमरेड सीताराम येचुरी हम लोगों को अपने क्लासेस में कहते थे, और ये बात आज हम लोगों के सामने बिल्कुल साफ साफ दिखती है कि वो जो बात कह रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये होने जा रहा है, ये बहुत तेजी से होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसके बाद दूसरी बात जब वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सामाजिक न्याय की लड़ाई भी आपको लड़ना पड़ेगा।